इलेक्शन में 2 लोग अपनी जान से चले गए, मुतादिद लोग और ये सब जख्मी हुए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। वो तब्दीली का ख्वाब जो 2.5 साल पहले दिखाया था, वो तब्दीली कहीं दफन हो गई। और ये सब देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शंस के अंदर। एक तो ये है कि पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से ये इलेक्शंस जो हैं वो फ़ौज और रेंजर्स पता नहीं किस किस के तहत बुलाते हैं, और पुलिस को हमने उसकी ट्रेनिंग से निकाल दिया है और मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। दूसरा यह है कि बेसिकली इलाका जो है उसकी सराउंडिंग बाकी चीज़ें जो हैं उसके अंदर भी इस क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है उस इलाके का। और तीसरी बात यह है कि पूरी पंजाब की लीडरशिप जो थी हर पार्टी की वहाँ पहुँच गई थी। और तीसरी चीज़ ये है जो सबसे अहम है कि गुज़श्ता 2 सालों से पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी हुई है, ज़िंदगी मौत के मसाइल बना दिए हुए हैं, लोगों को इस तरह का चार्ज माहौल कर दिया हुआ है कि जैसे अभी थोड़े अरसे के बाद बहुत बड़ी जंग, पता नहीं शायद इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ने वाली है, ये इलेक्शन नहीं होने वाला। यही वजह थी कि उस क्राउड की जो मेंटालिटी थी, वो जो गम गुस्सा था और उसके साथ पुलिस की नाअहली, ये दोनों मिल मिला के इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन और ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इंतखाबी इस्लाहात करनी थी, पुलिस में इस्लाहात करनी थी। ये ज़िमनी इलेक्शन तो उस माहौल में होना चाहिए था जिसमें माजी में नहीं हुआ करता था। थोड़ी सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल और बदतर हो गई है। तो अब आवाम आने वाले इलेक्शंस में इस माहौल से तो और डर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कोई इस्लाहात नहीं की। असल मसला यह है कि तहरीक इंसाफ ने ना ब्यूरोक्रेसी में कोई इस्लाहात की हैं, ना कोई उसने उसके अंदर अपना पुलिस के अंदर कोई इस्लाहात की हैं। इवन लोकल बॉडीज़ जो उनका क्या प्राइम उनका टॉपिक तक हमने KPK में क्या कर दिया और हमने वहाँ ये कर दिया और हमने वहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी ले आए, वहाँ पर कुछ वहाँ उसको रेप्लिकेट नहीं कर सके। PTI की जो सारी लीडरशिप है इन 2-2.5 सालों में ऐसा लगता था कि जैसे वो एक इकोनॉमिक डिज़ास्टर के साथ और कोविड के साथ लड़ते लड़ते उसने अपने आप को इतना हल्कान कर लिया कि कुछ नहीं कर सके। क्योंकि 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि उनके लिए माशी मसाइल बहुत बड़े, उनका सामने बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया गया था। आज सारे लोग मुत्तफिक हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत के चले जाने के बाद जो 1 साल अगला गुजरा है, उस 1 साल के अंदर जो माशी पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है इसी से निबर्द आज़मा होती रहे। वो जो बजट उसका था शायद खान अब्बासी का, उन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल में उनको डाल दिया था। एक तो उससे लड़ती रही, फिर कोविड से लड़ती रही, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाहात करना तो जो है ये तो कोई नई बात नहीं थी ना। इस्लाहात तो आप उसके साथ भी करते हैं। कोविड तो नहीं आपको छेड़ सकता कि आपने इस्लाहात करनी है। या कोविड क्या कहता है कि दफ्तर में बैठ के एक आदमी जो है इस्लाहात का जो एजेंडा नहीं तय कर सकता। या उसके इकनॉमिक मसाइल क्या कहते हैं कि आपने ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं करनी। ये बिल्कुल इसका कोई उनके पास जवाब ही नहीं है कि उन्होंने इस मामले में कोई काम नहीं किया। तो और ये सब, ये जो अब 2 लोग ये ज़िमनी इलेक्शन की भेंट चढ़ गए, उनकी जानें चली गई, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान इसके जिम्मेदार हैं? वज़ीर आला पंजाब इसके जिम्मेदार हैं? डेफिनेटली, और कौन हो सकता है? ज़ाहिर बात है प्राइमरी लेवल के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके, देखिए ना, लोग कौन है? लोग हुक्मरानों के लिए सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं जो लोग खुद नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें लोग अपने बच्चे भी पाल लेते हैं, लोग अपने यतीमों को भी देख लेते हैं, लोग अपनी बेवाओं को भी लुक आफ्टर कर लेते हैं, लोग अस्पताल भी खोल लेते हैं, लोग शफाखाने, सब हर चीज़, स्कूल भी बना लेते हैं। 2 काम हैं जो लोगों से खुद नहीं होते। एक है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है इंसाफ। इन दोनों के लिए रियासतें बनती हैं, इन दोनों के लिए हुकूमतें पर। ये बुनियादी काम है दोनों के। कारोबार तक लोग खुद करते रहे हैं, लोग अपनी सड़कें तक खुद बनाते रहे हैं, लोग अपनी मस्जिदें खुद बनाते रहे हैं, लोग अपने दायरे और कम्युनिटी सेंटर खुद बनाते रहे हैं। लेकिन 2 काम हुकूमतें करती थी, लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ। क्योंकि इंसाफ के लिए भी आपको एक अदारा चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी आपको हुक्मरानी का एक अदारा चाहिए। ये दोनों काम में आप फेल हो जाएं तो इसका मतलब है आप फेल हैं। सही। और ये सब अब थोड़ा सा ज़रा सेनेट इंतखाबात की तरफ आते हैं। 2 रोज़ से जिस तरह जहांगीर तरीन साहब फाल हुए हैं, पिछले कुछ अरसे से खान साहब से एक दूरी पर वो थे, ऐसा लग रहा था बड़ी कशीदगी चल रही है दोनों में। अब आपको क्या लग रहा है, क्या मुस्तकबिल में फिर करीब आ रहे हैं खान साहब के, वो सियासत में फाल किरदार अदा करने वाले हैं? और देखिए, जहांगीर तरीन साहब का तो किरदार वैसे तो ओवरऑल वाइंड अप हो चुका हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब वो कभी दोबारा कोई कानून बने या कोई 2/3 मेजॉरिटी आए तो शायद जहांगीर तरीन साहब शायद वापस आएँ। लेकिन उनका बेटे अली तरीन और उनका इन्फ्लुएंस तो है उस इलाके के अंदर। अब असल मसला यह है कि PTI के लिए एक यूसुफ रज़ा गिलानी की आमद जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल बनना है, ख़ास तौर पे
पीटीआई से थोड़ा बहुत जो साउथ के वोटर नाराज़ था उसकी वजह से शायद कोई मसला बने, और उसके इसलिए उन्होंने उनको बीच में उतारा है और उसको लेके आए हैं। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान का जो सेनेट के इलेक्शन को इतनी ज़्यादा आपने अहमियत दे रखी है। पाकिस्तान का सेनेट करता क्या है? देखिए, तकरीबन 49 दुनिया के जमहूरियत मुल्क हैं जो कहते हैं, जिन्होंने अपने सेनेट अबॉलिश कर दिया। वो कहते हैं अयाशी है ये। वो कहते हैं जो काम ही लेवल हाउस ने करना है तो हमने इतने लोगों को पालने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा अदारा बनाने की क्या ज़रूरत है? ना उसका बजट पास करने की कोई इख्तियार है, ना उसका किसी को रिजेक्ट करने का कोई इख्तियार है। चाहे डिबेटिंग सोसाइटी है जिसमें चारों सूबों के अरकान आके बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, कोई काम नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सेनेट का अदारा ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे पास तकरीबन 49 मुल्कों की लिस्ट है जिन्होंने इस बात पर तय कर दिया कि नहीं, हम ये अयाशी के मुतमन नहीं हो सकते। सारा काम तो कौमी असम्बली करती है, सेनेट के 4, और अगर कौमी असम्बली सेनेट में इख्तलाफ हो जाए, आप जॉइंट इलाका बुलाते हैं, 100 वोटों की हैसियत क्या होती है, 400 के मुकाबले में सारे का सारा पास करा के उस बिल को ले जाते हैं। सही। और ये सब ज़रा हफीज़ शेख साहब की जीत का क्या हुकूमत को यकीन नहीं था? कुछ खदशात थे जो जहांगीर तरीन साहब को फिर मैदान में उतारा गया है, पार्टी के नाराज़ अरकान को मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हफीज़ शेख साहब के नाम पर एतराज़ था, जो दीगर जिस तरह से टिकट दिए गए उन पर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब को क्या फाल किया गया पार्टी की तरफ से? देखें, पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की असम्बली में या असम्बलियों में कितने आज़ाद अरकान होंगे? 25 या 30 होंगे ना, ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। बिल्कुल। बाकी सारे पार्टियों के साथ हैं और कुछ पार्टियों में शामिल हो गए हैं। तो ये इतने सारे आज़ाद सेनेट के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो किस खाते में लड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं? उनको कहीं से यकीन है ना कि वो भी वोट ले लेंगे। खा वो पीपल पार्टी का ख़रीदें, खा नून लीग का ख़रीदें, खा PTI का ख़रीदें, वो खरीदेंगे। खरीदो फरोख्त तो है। एक देखे ना, एक आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतना महंगा, पाकिस्तान दुनिया की पॉलिटिक्स ऐसी महंगी होगी, पाकिस्तान तो छोड़े। ओबामा के पास 6.9-10 बिलियन डॉलर ना हो, कुछ ट्रंप नहीं कर सकता, जो बाइडेन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सरकोजी जो है वो कोई 4.5 अरब यूरो के बिल लेके आता है, तब जाके उसके इलेक्शन जीतता है। ये हालत जो है पाकिस्तान की सेनेट की जो सियासत है ना, यो भी इतनी अजीब व गरीब है कि उसके अंदर भी नोटों की बोरियां खुलती हैं। और ये सब वली खान मरहूम एक ज़माने में कलामी की माजरत, और ये सब मुखालफिन को तो आप छोड़ें, पार्टी के अपने ही लोग जैसी सेनेट इंतखाबात करीब आते हैं नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, अपनी डिमांड सामने रख देते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी अपनी डिमांड सामने रख देते हैं, तो वो पहले से ही माहौल बनना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है ऐसा कि पार्टी के अपने MPs MNAs पार्टी को ये ब्लैकमेल करते हैं कि जी वोट अगर आपने हमसे लेना है तो हमारी ये डिमांड्स पूरी की जाए? देखें, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि ये वोट जो है वो शो ऑफ हैंड से हो या दिखा के वोट दिया जाए। चलो, पार्टी का बंदा जो है वो अपना उसने तो वोट दे दिया पार्टी के सदर, लेकिन अगर पार्टी का सदर 50 करोड़ ले ले, अगर पार्टी का रहनुमा ले ले, तो फिर उसका क्या नतीजा है? अगर नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान पैसे ले ले बेजकमुश, तो फिर उसका क्या इलाज है? असल मसला यह है कि आप अपने आप को ठीक नहीं करते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है गंदी हो चुकी हुई है। ये एक बंदा है, वो उसके पास कहीं से अरबों रुपया आ गया है और वो कुछ भी नहीं है। वो ज़ाहिर तौर पर एक आराम से कारोबार करता है। वो कहता है मेरे पास एक ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए, मेरे पास रेड पासपोर्ट होना चाहिए, मैं सेनेटर कहलाना चाहूँ, मेरी गाड़ी के आगे मुझे VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, मैं गाड़ी जो है वो मेरी बराह रास्त जो है जहाज़ तक पहुंच सके। वो इसी चक्कर में सेनेटर बन जाता है। आप तो सेनेट को नाम लिस्ट निकाल के देख लें, आप कितने लोग ऐसे हैं जिनका आपका नाम तक याद नहीं कि वो सेनेट के रुकन भी बने थे। सिर्फ इसलिए बनते हैं, वो बनते चले आ रहे हैं। हर सियासी पार्टी ऐसे लोगों को टिकटें देती है और मुद्दतों से देती चली आ रही है। सही। और ये सब चूँकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान में आप सिविल सर्वेंट ऑफिसर भी रहे हैं, वहाँ के की अहमियत से आप बड़ा वाकिफ़ हैं। गवादर में ये जो नया स्टेडियम एक कुदरत के तोहफे के तौर पर सामने आया, आज वहाँ शोबिस टीमें मौजूद भी थी, बड़े बड़े सुपरस्टार्स वहाँ मौजूद थे। मुस्तकबिल में ये कितनी बेहतर खबर के तौर पर हम इसको लें कि गवादर में भी क्रिकेट होने जा रही है, स्टेडियम आबाद हो सकता है और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में? देखें, गवादर के जो रहने वाले हैं ना, ये पूरे बलूचिस्तान से मुख्तलिफ लोग रहे हैं। अच्छा। यानी ये इसको बारे में आप बहुत गौर से अगर देखें, जाके मुताला करें कि जो गवादर के शहरी थे वो मकरानियों से भी मुख्तलिफ थे। एक बड़े महज़ब सी सोसाइटी थी, 50,000 लोगों का शहर होता था जब पहली दफ़ा वहाँ गया था 1980 के अंदर। और वो इससे पहले कोई
25-30 साल पहले वो मस्कत अमान का हिस्सा होता था और उसका यहाँ हमारे साथ पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो शहरी उनके बहुत अच्छे लोग हैं, वो क्रिकेट भी खेलते थे। आप सोचे 1981 में मैं वहाँ गया और वहाँ पर फिरदौस की पंजाबी फिल्म सिनेमा में लगी हुई थी। वो ज़माना का जब पंजाबियों के साथ वो पंजाबी इस्तेमाल, मुर्दाबाद के नारे और ये इस किस्म की चीज़ें होती थी और ओपन एयर थिएटर था, हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, उसके अंदर वो देखते थे। तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। और गवादर जो है, मैं एक बात बताऊं, गवादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं, चीन का भी मुस्तकबिल है। अच्छा। अगर गवादर ख़त्म हो जाता है तो चीन की जो इस वक्त 68 कंट्रीज़ के साथ लिंकेज है और कोई रास्ता ही नहीं है। बर्मा में और चीन का रास्ता आने हुआ, उन्होंने बर्मा में उन्होंने वांग सिन साची डार्लिंग ऑफ द वेस्ट उठा के चीन ने पड़े मारा। उसने कहा हमारी 20 अरब डॉलर की हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो सी का रास्ता है। ये जो रास्ता है जो इस वक्त यहाँ पर गवादर में आपने आना है, ये तो बहुत बड़ा, यूँ समझे चीन एक सर है और पूरी दुनिया के 68-70 के करीब मुल्क जो है वो जिस्म है, और गर्दन जो है ये गवादर और सीपा की रोड है। ये गर्दन काट गई तो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म, बाकी लोग भी खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, दुनिया बदल गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।